हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र। तो आज जो है हम सिर्फ अपवाह तंत्र के बारे में ऊपर ऊपर जानेंगे, नदियों के बारे में हम विस्तार से इससे अगले टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, अपवाह अपवाह किसे कहते हैं? तो देखिए, जो निश्चित वाहिका है, जो निश्चित धारा है, उसके माध्यम से जो जल प्रवाह होता है उसी को ड्रेनेज कहते हैं। यानी कि ये जो निश्चित माध्यम है जहाँ से जल निकलती रहती है एक लंबी, तो इसी को हम ड्रेनेज बोलते हैं। और इसी में अगर बहुत सारे वाहिकाएं यानी कि बहुत सारी धाराएं मिल जाती है और बाद में ये धाराएं अपना सारा जल एक साथ गिरा देती है किसी सागर में, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे वाहिकाओं के जाल को जो हमें अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो ये बात बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि अपवाह के कितने रूप पाए जाते हैं, तो मेनली इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक वृक्षाकार प्रतिरूप, अपवाह वृक्ष के टाइप से बहता है, वृक्ष के हिसाब से। और ये प्रतिरूप रेडियल हिसाब से बहता है, जालीनुमा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, इस रूप से ये अपवाह बहता है। जैसे देखिए, हो सकता है कि एक नदी हो जो कुछ इस तरीके से बहती है, ठीक है, और इस नदी में इसकी बहुत सारी सहायक नदियां आती है और इस सहायक नदियों में भी बहुत सारी छोटी मोटी सहायक नदियां इसमें मिल जाती है। तो इस तरह का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, अपवाह तंत्र होता है, उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप, ठीक है। और ये प्रतिरूप में क्या होगा कि मान लेते हैं कोई ऊंचा जगह, इस ऊंचे जगह पे से क्या होता है, बारिश काफी ज्यादा होता है, कुछ धारा इधर की ओर निकल जाती है, कुछ धारा इधर की ओर निकल जाती है, कुछ धारा इधर की ओर निकल जाती है। यानी कि एक ही जगह से जो धारा है अलग अलग दिशा में चली जाती है। इस तरह के अपवाह पैटर्न को हम बोलते हैं अड़िय प्रतिरूप, ठीक है। इसके बाद होता है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक नदी है जो पहाड़ पे से आती है, ठीक है, ये मेन नदी है। अब इस पहाड़ में से क्या होगा, छोटी छोटी नदियां इधर से इस नदी में मिल जाएगी दोनों तरफ से, ठीक है। हो सकता है कि इस नदी में दूसरी नदी आके ऐसे करके मिल जाए, 90 डिग्री पे काट दे। इस तरह का जो पैटर्न बनता है अपवाह में, उसको हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। फिर है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जिसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं। सेंट्रीपीटल में हो सकता है कि एक जगह पे ही सारी नदियां अपना पानी गिराते हैं, एक ही जगह पे। इस तरह का जो बनता है उसको हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। अब चलते हैं भारत के अपवाह तंत्र पे। देखिए, भारत का अपवाह तंत्र को मेनली हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो हिमालय से जो नदियां निकलती है और एक प्रायद्वीप से जो नदियां निकलती है। अगर हिमालय नदियों की बात करें तो अगर हमारा भारत का शेप कुछ इस तरीके से है बच्चा पार्टी, तो इधर वाले को हम निकलने वाले को हिमालय नदियां कहेंगे और इधर से जो नदियां निकलती है उसको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। अब हिमालय नदियां में जो मेन नदी है आपको पढ़ना है वो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें इनकी सहायक नदियों के बारे में भी बच्चा पार्टी आपको जानना है। अब चलते हैं सेकंड है आपकी प्रायद्वीप नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों में आपको जो जानना है वो मेन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इसके अलावा हमें नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए कि ये नदियां सब कहाँ से निकलती है। नहीं, लेकिन सारा वेटेज जो है आपको अगर इन नदियों में डालना है तो 80%, यस ऐसा कहा जाए तो 70% वेटेज यहाँ डालना है, 30% वेटेज आपको यहाँ डालना है, ठीक है। अब चलते हैं, अब थोड़ा सा इन दोनों नदियों तंत्र में कुछ अंतर होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम हिमालय नदियों की बात करें तो ये जो है ना काफी लंबे दौर में विकसित हुआ है और यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। इन्हीं 3 नदी और इनकी सहायक नदियों को हम हिमालय नदी कहते हैं। हिमालय नदी की जो सबसे बड़ी खूबी है ये 12मासी है। 12मासी का मतलब है यहाँ पे सालों भर पानी रहता है, 12 महीने पानी रहता है। एक बारिश के महीना में वर्षा होती है तो पानी रहता ही रहता है, ऊपर से जब वर्षा नहीं होती है तो हिमालय पे जो बर्फ है वो बर्फ पिघलता है, तो उसमें भी इन नदियों में पानी हो ही जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिमालय नदियों में 12 महीना पानी रहती है। यही चीज आप देखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी ओर हिमालय नदियां ने गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पर से ये नदियां निकलेगी, नदी निकलेगी, तो मान लीजिए यहाँ से निकल रही है तो ये बड़े ऊंचे से जाएगी तो एक ही डायरेक्शन में आएगी, और एक ही डायरेक्शन में आएगी ना तो ये यहाँ पे ना गड्ढा करते हुए आएगी, ठीक है। जैसे इस तरह से देखिए, मिट्टी पर से अगर बार बार आप पानी डालिएगा तो ये क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा एक ही जगह पे। तो इस तरीके का शेप बनाती है और ये ना भी शेप बनाती है। तो ये गहरे गौर से गुजरती है और भी आकार की घाटियां भी बनाती है, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा, एक चीज ये ध्यान भी रखिएगा कि हिमालय नदियां उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि अधिकांश नदियां जो आप देखिएगा सिंधु नदी को छोड़ के जो भी नदियां हैं वो भारत के बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। सिंधु नदी ऐसी नदी है जो आपको हिमालय नदियां, मतलब हिमालय से बहुत सारी नदियां बच्चा पार्टी निकलती है, जिसमें से सिंधु ऐसी नदी है जो अपना पानी जो है ना अरब सागर में गिराती है। बाद बाकी जो हिमालय नदी है वो अपना
पानी, 90% नदियां अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। एक चीज और ध्यान रखें, हिमालय नदियां जो है विसर्प बनाती है। जो हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था कि नदियां मैदानी भाग में जाती है तो इस तरह से विसर्प बनाती है। तो विसर्प बनाएगी, बाढ़ आएगा, पानी बढ़ेगा, तो ये अपना रास्ता भी बदल देती है, और जिससे रास्ता बदलती है तो बाढ़ भी आ जाता है। ये नदी अपनी विकास की युवावस्था में यानी कि अभी भी जवान है और इसमें पानी आता ही है, और ये अपवर्तन का कार्य करती ही रहती है, यानी कि अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को काट लेती है और डेल्टा का भी निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है ये हमने आपको मैदान वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, ठीक है बच्चा पार्टी। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तथ्य और ध्यान रखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, ये नदियां पश्चिम घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। पश्चिम घाट आपको याद होगा, इधर है पश्चिम घाट आपका, ठीक है, और इधर है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से ये नदियां अधिकांश निकलती है, और अधिकांश नदियां ना बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि भारत का जो ये है ना इधर की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए अधिकांश नदी आप देखिएगा इधर गिरता है। ऐसी बात नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में ही सारी नदियां गिरती है, अरब सागर में भी जैसे नर्मदा तापी इधर गिरती है, ठीक है। हिमालय नदियों के से प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादा पुराना है, तो इसलिए इसका अपवाह तंत्र पुराना है, और पुराना है तो इसके लिए जो जैसे हिमालय नदियों का ना अपना एक रास्ता नहीं था, ये ऐसे ऐसे करके चलती थी। प्रायद्वीपीय नदी का जो रास्ता है ना वो फिक्स है, ठीक है, यानी कि ये सुनिश्चित मार्ग में बहती है और ये विसर्प नहीं बनाती। प्रायद्वीपीय नदियों को देखिएगा तो इसमें 12 महीने पानी नहीं रहती है, तो ये सिर्फ वर्षा पर निर्भर करती है, और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में ये नदियां अधिकांश सूख जाती है। ये नदी अपनी विकास की प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था का मतलब हुआ कि ये बूढ़ी होती जा रही है। ये नदी घाटी चौड़ी और उथली भी है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और तापी को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर के मतलब इधर की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें से सबसे लंबी नदी जो प्रायद्वीपीय नदियां है वो है गोदावरी। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो यह है प्रायद्वीपीय नदी में से गोदावरी नदी, ठीक है बच्चा पार्टी। इसमें से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक एक्सेप्शन है कावेरी नदी। कावेरी नदी में 12 महीना पानी रहता है। क्यों रहता है ये हम जलवायु वाले चैप्टर में पूछेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें 12 महीना पानी रहता है, तो हम बोलेंगे कावेरी नदी। अब आते हैं, ये हमने पीछे देखा हुआ था कि किसी भी नदी का 3 भाग है, एक उच्च भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक निचला भाग। निचला भाग और मध्य भाग में आप देखिएगा ना, नदी जो है ना सांप की तरह बहती, इस तरह से सांप चलता है उसी तरीके से ये होता है, और इस तरह के जो शेप बन जाता है उसको हम गोखीर झील कहते हैं, जो हम पीछे टॉपिक में देख चुके हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये इस तरह से भी शेप बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे गॉर्ज बनाता है। तो ये जो देख रहे हैं ये एक तरह से घाटी की तरह दिख रहा है, ये भी बना रहा है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो भी जो बना रहा है इसी को हम भी घाटी बोलते हैं। अब देखिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हम मेजरली 2 हिस्सों में और बांट सकते हैं। पहले तो हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में देखा। दूसरा हम बांट सकते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी। ये वाला जो पार्ट है अरब सागर में गिरने वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। जैसे आप देखिए लूनी नदी, ये तो भाई किसी सागर में गिरती नहीं है, राजस्थान के ही थार मरुस्थल में विलीन हो जाती है, खो जाती है। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, जुरावी, शरावती, गंगावती, पेरियार नदी, ये सब नदी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, और ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बचा पाठी बहुत बनता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की बात करें, इसमें गिरने वाली नदी तो भाई ब्रह्मपुत्र तो है ही, गंगा है ही, इधर ब्राह्मणी है, वैतरणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब जो नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा ये तो पता है ना बच्चा पार्टी, इधर बंगाल की खाड़ी होती है और इधर आपका अरब सागर होता है, तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं। अब एक बात करते हैं, हिमालय की नदियां जो एक है, यहाँ से सिंधु नदी यहाँ से आती है, पाकिस्तान में जाते 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 ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हिमालय की नदी की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जल विभाजक किसे कहते हैं? देखिए जल विभाजक वो होता है जो दो नदियों का जगह बांट देता है। उच्च भूमि होता है, तो उच्च भूमि जो दो नदी द्रोणियों को पृथक करती है, अलग अलग कर देती है। जैसे जल विभाजक देखिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि है जो सतलज नदी और यमुना नदी को बांट देता है, अलग अलग कर देता है। कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो अभी बताइए कि कौन सी नदी है, तो आप कहिएगा नर्मदा नदी। हिमालय अपवाह तंत्र की कौन सी विशेषता है? तो भाई 12मासी नदी है, यानी कि सालों भर पानी रहता है, बिल्कुल रहता है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है, तो अधिकांश हिमालय नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है, तो ये भी पॉइंट है। नदियां सर्पाकार मार्ग में बहती है, जी हाँ हिमालय नदियां सर्पाकार में बहती है, प्रायद्वीपीय नदियां सर्पाकार में नहीं बहती है, यानी कि देखा जाए तो सही विकल्प सच है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को
शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।